चलिए फिर ये हमारा सेट नंबर 32 है, राइट। और पहले हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो, क्या पढ़ना है ना, छोड़ो, आराम से पढ़ लेंगे एग्जाम की पहली रात, ठीक है। चलो पहला प्रश्न। और देखो आज काम आपका ज्यादा है, मेरा काम नहीं है ना। मैं कोई पढ़ के नहीं आया आज हिंदी, भाई आप लोगों ने पढ़ ली है, आप लोगों को मैंने ढंग से पढ़ा रखी है। पहला क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है। अब जैसे इसने संबंध स्थापित लिख दिया है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुने हैं ये, सुने होंगे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर क्या है, इस सर्वनाम के भीतर सीधे सीधे बात करूं तो संबंधवाचक जो है सर्वनाम को दर्शा रहा है। और संबंधवाचक सर्वनाम के जो मैंने आपको बताए थे कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो जिसमें जो, सो, है ना, या जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी ना, तो जैसा वैसा, है ना, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाइक दैट। तो यहां पर क्या आते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये बेसिक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा सवाल। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो डिफाइन कीजिए सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, राइट। और सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, देखो चलो। एक तो आपने कह दिया कि हमारे पास में है संबंधवाचक, दूसरा आपने कह दिया निश्चयवाचक, तीसरा आपने कह दिया निजवाचक। संयुक्त तो नहीं होता, कुछ नहीं होता। चौथा कौन सा आ जाता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम आ जाता है। पांचवा क्या आ जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब कोई और बचा है या इतना ही है, सोचो, कुछ और बचा, पुरुषवाचक बचा है। तो अंतिम जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बस आपको रिवाइज करते हैं। अब ऐसे ही बताओ कि निजवाचक सर्वनाम में कौन से हम लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं शब्दों का, जैसे निज, स्वयं, खुद, आप, ठीक है, अपने आप, यह कार्य मैं आप कर लूंगा, आप भला तो जग भला, है ना, निज। तो ये सारे आते हैं किसमें, निज में। अनिश्चय में क्या आता है, कुछ या कोई। प्रश्नवाचक में क्या, है ना, ये कौन, ऐसे शब्द आ जाएंगे। पुरुषवाचक में, पुरुष में 3 थे, उत्तम, मध्यम एंड अन्य। उत्तम यानी वक्ता द्वारा, जैसे मैं, मुझे, मेरा, और जो है मध्यम यानी सुनने वाला, श्रोता, तू, तुम, आप, आपसे। और अन्य मतलब जो किसी तीसरे को दर्शाए, वह, वो, है ना, उसने, उसका, लाइक दैट, ठीक है। अब क्या था इसमें, निश्चय में हो जाएगा क्या, यह, वह, है ना। अगर मैं कह दूं कि भाई कि ये जो है मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, तो लाइक दैट, है ना, तो वहां पर वो जो है आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बेसिक है, इजी है, एंड आई होप सो आप लोगों को याद भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे आप लोग। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो क्या कहलाती हैं। ये ऐसे सवाल है, और ये उत्तराखंड का ही प्रीवियस सवाल है, बताओ। ये तो इजी है, पढ़ के ही पता चल रहा है। सधवा, परित्यक्तता, या फिर जो है प्रोषित पतिका, या फिर विधवा। तो ये आएगा परित्यक्ता। परित्यक्ता स्त्री मतलब जिसे उसके पत्नी ने छोड़ दिया हो, वो परित्यक्ता कहलाएंगी। अच्छा, सधवा मतलब, विधवा का अपोजिट है सधवा। देखो विधवा मतलब जिसके पति की मृत्यु हो गई, ये ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट है क्या, सधवा, यानी कि जिसके पति जीवित हो, है ना। अब ऐसे आता है प्रोषित पतिका। तो प्रोषित पतिका का क्या अर्थ होता है, कभी आपने सुना हो इसके बारे में। किसी के पति है भाई इधर क्लासरूम में जो इस देश से बाहर कहीं विदेशों में रहते हैं, तो जब पति विदेश जाते हैं तो दुख होता है। तो जब किसी के पति किसी दूर यात्रा या विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उस समय जो स्त्री दुखी होती है, उस स्त्री को कहा जाता है क्या, प्रोषित पतिका। पति के विदेश यात्रा के दौरान या दूर जाते समय जो मन में स्त्री का दुख भाव होता है, तो उस समय स्त्री की दशा जो होगी वो प्रोषित पतिका की होगी। समझ रहे हैं ना, ये बात लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस ये याद रखना आप लोग। दूसरे का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी कि परित्यक्ता जो है स्त्री, यानी जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। संतोष में कौन सी संधि, और इससे इजी कुछ नहीं होगा, बताओ।
संतोष। मैंने आपसे कहा था देखो, जहां पर भी अंग की मात्रा आती है तो ये लिखा जाता है एज दिस सम, और बाकी क्या है तोष। अब एक चीज बताओ, यहां भी क्या है, एक व्यंजन है, प्लस यहां भी एक व्यंजन है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन जब मिलेगा तो क्या बनेगी हमारे पास, व्यंजन संधि बनेगी। इसलिए संतोष में कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी। जहां पर भी सम आता है, जैसे क्या, जैसे संसार, अब इसमें भी अंग की मात्रा है, सीधे सीधे व्यंजन संधि, क्योंकि सम धन सार आएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज व्यंजन संधि आ जाएगी। विसर्ग संधि आप जानते हैं, यण संधि गुण संधि शायद अभी रिपीट होगी, तो वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी बात कर लें, चलो लेट्स सी। कहता है कि अप उपसर्ग का प्रयोग किस किस शब्द में नहीं किया गया है, किस शब्द में नहीं हुआ है, किसका प्रयोग, अप का। और ये तो इससे इजी कौन सा सवाल होगा, ये उत्तराखंड के प्रीवियस सवालों में से एक आते हैं। अपवाद में सबको पता है भाई, अप है प्लस वाद है, तो इसमें तो है, हमें पूछा है किसमें नहीं है। अपकार में जो है अपधन कार है, अपमान में अपधन मान है, ये तीनों में है, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी। अब ये नाम देखो जरा, अधन परिपक्व, तो अधन परिपक्व में जो है क्या है, अपरिपक्व में आ उपसर्ग है, न बल्कि अप उपसर्ग। तो जिसमें अप उपसर्ग नहीं था वो है ऑप्शन नंबर डी, इजीएस्ट सवाल है। ऐसे सवाल अगर आपको मिल जाते तो क्या बात होती। अब तो हिंदी पूछ ही नहीं रहा है वो हिंदी के एग्जाम में, वो भी आएंगे अभी आगे प्रश्न है ना। तो मैंने आपसे कहा है कि कभी कभी प्रश्न जो है इजी आएंगे, कभी मॉडरेट आएंगे, कभी बहुत हार्ड आएंगे, है ना। तो आप उसको जो है ध्यान से पढ़ना है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, बताओ रितिका, सोचो। संकीर्ण का विलोम शब्द, संकीर्ण क्या होता है पहले बताओ। संकीर्ण मतलब छोटा, पतला, नैरो, और उसका उल्टा क्या होता है, विस्तार, विस्तार का विस्तीर्ण। तो यानी कि इसका जो राइट आना चाहिए फ्रेंड्स, वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, विस्तीर्ण। तो संकीर्ण मतलब कम, विस्तीर्ण मतलब बड़ा, बहुत ज्यादा ब्रॉड है जी। अब यूं बताएं कि प्रक्षीण का क्या होगा, प्रक्षीण का अपोजिट क्या होगा। प्रक्षीण का अर्थ पता है आपको, प्रक्षीण का अर्थ होता है दुबला, पतला, और इसके अपोजिट क्या होगा, मोटा। और मोटा के लिए क्या शब्द आता है, मेरा नाम नहीं लिखना, शब्द पूछा मैंने, क्या आता है मोटा के लिए, तो मोटा के लिए आता है यहाँ पर स्थूल। जैसे स्थूल भद्र होता है ना, तो लाइक दैट स्थूल। तो प्रक्षीर्ण जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज स्थूल। निवृत्ति का अपोजिट कौन बताएगा फ्रेंड्स, निवृत्ति, थिंक अबाउट इट, नो आइडिया, कोई बात नहीं। इसका अपोजिट है प्रवृत्ति, है ना, नोट करते रहना का नहीं ध्यान है, प्रवृत्ति। और उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है, जो इंस्क्रिप्ट किया जाता है कहीं पर जो है गढ़ा जाता है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होता है अनिरुद्ध। मैंने ये करवाए थे क्लासरूम में, तो इसका अपोजिट क्या आता है, अनिरुद्ध आता है, राइट। तो ये आपको जो है विलोम शब्द भी मिल जाते हैं, संकीर्ण का विस्तीर्ण, प्रक्षीर्ण का स्थूला, निवृत्ति का प्रवृत्ति, और उत्कीर्ण का अनिरुद्ध, ये जो है विलोम शब्द है ना। तो आप लोगों ने जहां लिखे हैं, तो लिख रहे हो आप, थोड़ा जल्दी करना है, हालांकि रिकॉर्डेड भी रहेगा तो आप लोग आराम से उसको बाद में भी देख पाओगे, बट बात के लिए आप थोड़े ना समय देते हो। चलिए हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीयता शब्द क्या है। अब ये कैसा सवाल है जी, इतना इजी। राष्ट्रीयता एक जाति है, एक समूह है, एक भाव है, या व्यक्ति है, भाव है पक्का। राष्ट्र होता तो क्या लिखते हैं, आपने सही किया कि राष्ट्रीयता एक भाव है ना। अगर मैं राष्ट्र लिखता तो इसका क्या आंसर आता, कमेंट भी करेंगे जो लोग मुझे सुन रहे हैं। चलिए जातिवाचक संज्ञा के सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 उदाहरण देंगे आप लोग। बोलो बोलो, जाति, लड़का, हाँ लड़का लड़की ठीक है, और किताब, पेड़, पर्वत, बिल्कुल है पर्वत है, और नदी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जातियां हैं। समूह को लेकर कोई 5 शब्द बताओ, आप लोग बताओ। समूह, हाँ? दल, बहुत बढ़िया। जनता, जनता ठीक है, और कक्षा ही बोल दो, कक्षा भी एक समूह है कि नहीं। और सेना, सेना क्या एक समूह है। परिषद, संगठन, संगठन जो है एक जो है समूह को दर्शाएगा, ठीक है। भाव में तो चलो आप लोग बता देंगे, जैसे बुढ़ापा, हंस भी रहे हो, मोटापा, है ना। और अब बताओ कड़वाहट और मिठास क्या भाव है, हाँ या ना,
कड़वाहट और मिठास, यस एंड नो में आंसर देना। क्या ये भाव है या कुछ और है? क्या है फिर ये? आपको मैंने सिंपल ऑप्शन दिया है कि कड़वाहट क्या है, भाव है या कुछ और है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओगे कि बचपन क्या है? भाव ही तो है, बचपन जैसे बुढ़ापा ही भाव है वैसे बचपन एक भाव है। और व्यक्ति में तो खैर सारे कुछ आ जाएंगे, जैसे नदियों के इंडिविजुअल जब नाम लोगे आप, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना, तो व्यक्तिवाचक है। ऐसे जो है जब पर्वतों के आप इंडिविजुअल नाम लोगे, आपने हिमालय कहा, आपने जो है अरावली का, आपने आल्प्स का, तो वो जब इंडिविजुअल नाम लेंगे तो वहां पर आ जाएंगे। व्यक्तियों के नाम, हम आपके नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। शहरों के नाम जैसे देहरादून का हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना। तो जहां पर ऐसे आते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं आपके संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण। कुछ और पूछना है इसमें से तो बताओ जल्दी से। श्योर, डन, क्लियर, नाइस। वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आना। तो इतना स्लो हो गया है आजकल। जिसकी गर्दन सुंदर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनो आप लोग। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, ओके, और कोई और कुछ कहना चाह रहा है या सुग्रीव को फाइनल करें? चलिए, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो वह सुग्रीव। अब आप दिमाग में बाली सुग्रीव सोच रहे हो, सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो? बताओ, इतना बड़ा महान द्वंद्व युद्ध चला था दो भाइयों के बीच में, बाली और सुग्रीव, नहीं याद है? बाली, ओ बाली, बाहर निकल, निर्लज, कहाँ छुप कर बैठा है? नहीं सुने ये प्रसंग, नहीं देखे? अरे बताओ, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा मतलब। चलो बताओ, यहीं पर हयग्रीव क्या होता है? हयग्रीव, हाय इज अ सिनोनिम ऑफ हॉर्स, घोड़ा। तो जो घोड़े की गर्दन वाला है उसको कहते हैं हयग्रीव, है ना। तो हयग्रीव मतलब घोड़े की गर्दन वाला, तो उसको हम लोग जो है हयग्रीव कहते हैं। कपोत ग्रीव, एनी आइडिया व्हाट इज कपोत ग्रीव? नो आइडिया। ये होता है कबूतर की गर्दन वाला। और बचा हमारे पास में उन्नत ग्रीव। तो उन्नत ग्रीव कुछ आता है अलग से? ऐसा सच मैंने सुना नहीं है ना। जो उन्नति के मार्ग पर हो, क्या पता उसको कह सकते हो। लेकिन कपोतग्रीव, सुग्रीव, हयग्रीव, ये ऐसे शब्दों का उच्चारण हमारे पास में आता है नहीं। तो साथ में का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्रीव। डन, चलिए ग्रेट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, वंस अगेन संधि से। और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दयानंद में कौन सी संधि है? ये कैसा सवाल है जी? बहुत आसान सवाल है। पहले आपसे सवाल का आंसर बताना। दयानंद, दीर्घ, ओके, दीर्घ, और कोई बताओ? श्योर है? बट इसमें तो या आया है, तो आपने दीर्घ कैसे बोला? या में तो हमारे पास में क्या आनी चाहिए थी? यण आनी चाहिए थी। तो क्या इसमें यण है, हाँ या ना? सोचो ना, आपने पढ़ी है भाई। अधूरा व्यंजन नहीं है पहला, चलो इन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, जब हम लोग दयानंद का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो इसका संधि विच्छेद आता है दया धन आनंद। अब इससे क्या मिलता है? या में क्या है? आ का उच्चारण है, यहां भी आ का उच्चारण है। आ प्लस आ क्या आएगा? आ आएगा। और जहां पर भी आ, ई और ऊ का उच्चारण होता हो, वहां पर कौन सी संधि आती है? वहां पर दीर्घ संधि आती है। तो दीर्घ संधि ही इसका राइट आंसर है। इसमें यण क्यों नहीं है ये भी समझो। पहली बात कि यहां पर जो है हमने ये तो देखा कि यो है, लेकिन यहां से पहले कोई अधूरा व्यंजन भी नहीं है ना। तो जहां अधूरा व्यंजन यहाँ से पहले होता है वहां हम लोग गेस कर सकते हैं कि शायद जो है उसमें यण हो सकता है, अन्यथा नहीं। गुण का मैं कई बार गुण बता चुका हूं जिसमें ए, ओ और अर का भाव छुपा हो, है ना। व्यंजन संधि में कोई एक व्यंजन और दूसरा स्वर या कोई दोनों जो है व्यंजन हो सकते हैं। और यण संधि में आपने कहा कि य, र और व आता है और इनसे पहले एक अधूरा व्यंजन आता है। ये मैंने ट्रिक वाइज आपको बताए थे, तो वहां पर आपके काम आ जाते हैं ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8th का ऑप्शन नंबर बी। 9th पे आएंगे फ्रेंड्स। 9th क्वेश्चन, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन सबसे शुद्ध है? मतलब 3 गलत और 1 सही है। थिंक अबाउट इट। हाँ जी, सोचो। ABCD बोलो। ए सही है, बाकी सब गलत है। आप लोग बताओ।
ए सही है श्योर, पक्का देख लो, मैंने फिर आपकी प्रशंसा करनी है। ए और बी में से क्या कंफ्यूजन हो गई? बी, बी सही है, बाकी सब गलत है। डी सही है, बाकी सब गलत है। शुद्ध अशुद्ध? चलो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुमूर्षु इज द राइट आंसर। प्रशंसा कैसी लिखी जाती है? प्रशंसा में प्रशंसा नहीं होता, ये आप दंत सा का इस्तेमाल करोगे लेकिन पहले नहीं, बाद में। तो प्रशंसा जब आप लोग लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं प्रशंसा, ये होती है प्रशंसा। श प्रशंसा, प्रशंसा नहीं, उल्टा चला जाएगा है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही वाहिनी होता है या वाहिनी, ये वाहिनी होता है, वाहिनी नहीं। और कवि यत्री होता है या कवयित्री होता है? सोचो, कवयित्री या कवयित्री, तो कवयित्री होता है सही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही शब्द जो है, शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए है, मुमूर्षु इज द राइट आंसर। बाकी सबके सब जो है खराब लिखे हुए जी, बेकार लिखे हुए जी। नेक्स्ट आ जाऊं, लिख लो इन तीनों शब्दों को। ये हो गया प्रशंसा, वाहिनी और कवयित्री, है ना, कवि और कवयित्री। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th का। ऑल सेट, ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10th। तालव्य व्यंजन क्या है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज तालव्य? अब ये नहीं बताएंगे तो सच में ताला मार के चले जाऊंगा आज। मैंने आपको ट्रिक नहीं बता रखी है, क्या बता रखी है? KTM 2, बस ये याद कर लो ना। और आपने सब पढ़ा है, ये है का वर्ग, ये है च वर्ग, ठीक है। मां में कौन सा था? मूर्धा में टा वर्ग, क्या है? टा वर्ग, ओके। और इसमें दंत में ता वर्ग, और औषधि में प वर्ग। तो अब आपसे क्या पूछा था? तालु पूछा था। तालु जो है दूसरे पे चा वर्ग का कुछ भी हो, च छ ज झ कुछ भी हो, तो यानी यहां पर अगर च छ ज झ है तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? का वर्ग में जैसे क ख ग घ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंठ, है ना। ऐसे त थ द ध ना है, तो ये हो जाएगा दंत। अभी अभी हमने लिखा है, क्या हो जाएगा? दंत। और लास्ट में क्या रहा? ट ठ ड ढ, तो ट किस में है जी? म में है, तो ये हो जाएगा मूर्धा। समझ गए? और पा वाला हो गया औषधि, बोल के भी देखा था हमने, प फ, तो हमारे होंठ जो है वो आपस में जो है एक दूसरे को टच करें, तो प फ ब भ, तो लाइक दैट, राइट। तो राइट आंसर क्या बनना? बी बनना। इजी लगते हैं ये सवाल, हैं भी इजी, बट वही है ना, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। और ये इजी है भाई, इतना बड़ा कोई ट्रिक नहीं है। KTM 2 है ना, बट आप गर्ल्स KTM नहीं मांगती है ना, बॉयज मांगते हैं, तो ठीक है, फिर आप उसी KTM पे घूमती हो। ठीक है, बताओ संयुक्त व्यंजन, सॉरी स्वर पूछा हुआ, संयुक्त स्वर कैसा है? ये सवाल तो भाई ना ही पूछो तो बढ़िया है। संयुक्त में क्या है? ओ है ना। अब ओ जो संयुक्त है, तो ओ किसके मेल से बना है? अच्छा पहले बताओ, ओ कौन सा है? दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, या फिर जो है कंठ तालव्य है? कंठोष्ठ है, श्योर है? श्योर है या नहीं? आपने कहा है कंठोष्ठ है, और बोलते ही आप घबरा गए कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोला, तो आपने सही बोला है। कंठ प्लस ओष्ठ है, कैसे देखो, कंठ स्वर में कौन कौन आते हैं? आ ये आते हैं, और ओष्ठय में उ उ। अब मान लीजिए आ का मेल आप ऊ से कराते हो, तो बोलो औ, एक ओ की मात्रा बनती है। ऐसे अगर आप आ का मेल ऊ से करवाते हो तो आओ, तो ये क्या है? दंत कंठ के साथ में जो है ओश्रय का मेल है, तो इसका संयुक्त जो होगा वो ओ होगा। संयुक्त में 4 ही तो आते हैं, एक आता है ओ, एक आता है औ, एक आता है ए, एक आता है आओ। ए आओ, सॉरी, ए आई ओ आओ, तो ए आई ओ आओ जो है ये 4 ही तो हमारे पास में संयुक्त स्वर है, बाकी नहीं। बाकी जो 11 में से 4 हटा दो, जितने भी बचे तो वो हमारे क्या है? सामान्य स्वर है, मूल स्वर है, बस ये समझना। और जो है ये वाले हमारे हो गए संयुक्त, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। लाल के लिए विशेषण में कौन सा भाव है? लाली, लालिल्या, ललाई या लालिमा? तो इजी है, लालिमा कैसे होती है? नहीं कहते कि भाई उसकी चेहरे की लालिमा तो देखो, देखो जरा हेमलता के चेहरे की लालिमा, तो लाल लाल चेहरे हैं, है ना, तो लालिमा है वो। और काला का क्या हो जाएगा? बताओ, कलीमा होगा, कालीमा होगा? बताओ बताओ, कुछ तो आपने सुना होगा, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, क्या होगा?
कालिमा हो जाएगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, वन लाइनर था। अर्णव, ये अच्छा सवाल है भाई। अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो अर्णव किसका पर्यायवाची है? बोलो। सारा निश्चपट करा हुआ है आप लोगों ने ना, कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। समुद्र का है। किसका है? अर्णव समुद्र का है। अब यूं बताओ कि समुद्र के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द? अच्छा करवाया है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, सच सच बताओ। है ना, करवाया है। तो करवाना है का मतलब क्या है? वो कॉपी में सजाना है? नहीं। तो क्या करना है? नहीं करवाया था, ऐसे बोलो। करवाया था, अब छुट्टी की होगी, वो अलग बात है। हमने लिखा था कि जल निधि, समुद्र, सागर, सिंधु। देख लो करवा रखा होगा मैंने कहीं ना कहीं, है ना। सिंधु, यह जो है जलधि, पयोधि, अम्बुधि, है ना। वरिधि, वरिधि भी जो है हम लोगों ने इसमें लिखा होगा। वारिश, है ना। रत्नाकर, ये सब समुद्र के हैं। लिखवाए तो है बेटा, या तो आपको होमवर्क दिया होगा, है, लेकिन करवाए जरूर था। समुद्र इतना इंपॉर्टेंट कैसे छोड़ लेंगे हम लोग। तो समुद्र जो है इसके हो जाते हैं। ठीक है, ईश्वर के बताओ जरा क्या क्या पर्यायवाची है ईश्वर के? जगदीश, प्रभु, महात्मा। महात्मा या परमात्मा? परमात्मा, ठीक है। और है जी जगन्नाथ, बहुत बढ़िया। दीनानाथ भी कह सकते हैं आप लोग, दीनानाथ। और हाँ ठीक है, और अनंत भी हैं। अज हैं, अंबर हैं, स्वयंभू हैं, ब्रह्मा है, आप ब्रह्मा कह लीजिए इनको। अंतरिक्ष कह लीजिए, सॉरी ब्रह्म कह लीजिए आप इनको। ठीक है, आकाश के बताओ। नभ, व्योम, गगन, ध्यो, अंबर, अंतरिक्ष, है ना। अभ्र, दिव, शून्य इत्यादि। और अब आपके लिए कार्य है कि हाथी के कोई 3 बता दीजिए सिनोनिम। गजेंद्र पक्का? गजराज, गजराज ठीक है। गज, चलो गज, गजराज ठीक है। और हस्ती? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, डरो मत भाई, घबराओ मत, आपको बोलने का राइट है। डर? दल, दल तो समूह हो जाएगा। हस्ती दल कहना चाह रहे हो शायद आप, तो वो ठीक है। हस्ती, हाथी, हस्ती दल ठीक है। और क्या हो सकता है? मैंने कहा था जब हाथी थोड़ा विकराल रूप ले लेगा तो कुछ ऐसी हलचल होती है जिसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा शब्द होता है वो प्रयोग? करवाया है कि नहीं? करवाया है। तो कब पढ़ेंगे? जब मेरे मन के भीतर का हाथी जगेगा आपको मारने के लिए, है तब पढ़ोगे। बताओ, गलत जा रहे हो भाई। चलो, तो मदकल कौन है? हाथी ही है, मदकल लिखा होगा, चेक कर लेना, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। नहीं पढ़ोगे तो भाई आपका नुकसान जा रहा है। तद्भव शब्द, बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा? तो बच्चा को क्या बोलते थे पहले समय में संस्कृत भाषा में? वत्स। वत्स नहीं कहते कि हे वत्स, तो वत्स है वो, बालक नहीं, वत्स है। तो इसके लिए जो है क्या आ जाएगा? वत्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आगे चलो। देखो आप समय खुद ही ज्यादा ले रहे हो। अब ये भी नहीं बताया तो भाई फिर तो डंडे रखने ही पड़ेंगे क्लासरूम में, है ना। आप मानते नहीं हो फिर, वरना इससे। चलो बताओ, पहले इसमें से श्योर बताओ ना, आप किसको लेकर श्योर हो कि सर ये संकर शब्द है? संकर मतलब 2 शब्दों का मेल। इन सबको देखो तो एक शब्द है तहसील और एक है दार, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी डी का 1 होना चाहिए। तो जहां डी का 1 नहीं है पहले उसको एलिमिनेट कर दो। प्लस दूसरी बात, तहसीलदार में 2 शब्द जो है, तहसील प्लस दार। तो तहसील कौन सा शब्द है? यह है अरबी भाषा का शब्द। और दार कौन सा है? फारसी। तो तहसील हो गया इसमें अरबी, और दार हो गया इसमें फारसी। तो ये 2 शब्दों के मेल से पहले इसको हटाओ। अब पंकज, पंकज का मतलब क्या है? पंख मतलब कीचड़, पंख मतलब कीचड़, और जा मतलब जन्मा। तो कीचड़ में क्या जन्म लेता है? कमल लेता है। तो पंकज के लिए जो है कमल, यानी ये कौन सा शब्द है आप बताओ? योग रूढ़ है, देशज है, आगत है? योग रूढ़ है, यानी कि सी का ऑप्शन 2 होना चाहिए। सी का ऑप्शन 2 ढूंढो। सी का ऑप्शन 2 आ गया तो अब हमें और इजी हो गया। यानी कि जो दावत शब्द है ये आगत शब्द है। आगत मतलब विदेशी, जो आया है कहीं से। और दावत किस भाषा का शब्द है? ये उर्दू भाषा का। तो उर्दू में है दावत, नहीं कहते कि दावत पर बुलाया है। तो दावत उर्दू का एक शब्द है, राइट। अच्छा, थैला शब्द जो है ये किससे निकल कर आया है? ये देशज है। तो हमारे स्थानीय भाषा में या देशज शब्दों में जो है
हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बन रहा है इसका? 4, 3, 2 और 1 बन रहा है। आसान था, बस सोचना था थोड़ा सा, बाकी ऐसा कुछ इतना टफ है नहीं। तो राइट आंसर ए बना 15 का। 16 पे आओ थोड़ा और जल्दी गाइस। ये देखो फिर वन लाइनर सवाल कह रहे हैं कि सही युग्म को छांटिए। बताओ ऊष्म व्यंजन हमने च कब से पढ़ लिया? हमने तो पढ़ा था दंत श, तालव्य श, मूर्धन्य श और ह, ये तो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। आगत में हम लोगों ने पढ़ा था मुख्य रूप से अ, अंग्रेजी के ऑफिस अ, तो ऐसे जो है आगत शब्द पढ़ा था। संयुक्त अभी रुक जाओ, है ना। अंतस्थ में क्या पढ़ा था? य, र, ल और व। तो ल तो ऑलरेडी है, तो य, र, ल और व, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में क्या आता है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो अब बताओ जरा अक्षा जो है ये किस से मिलकर बना है? अक्षा का, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या है? क प्लस श, कौन सा लिखूं? दंत्य, मूर्धा या तालु? हैं जी, ये मूर्धा है, ये तालु है, बताओ कौन सा लिखूं? इसमें आता है मूर्धा, आप याद नहीं कर रहे हो। तो अक्षा में आपको क्या करना पड़ेगा? अक्षा में आपको का के साथ में मूर्धन्य श लिखना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है? त्रा। त्रा तो इजी है, त्रा तो ज्यादा इजी है। त्रा में क्या है? त प्लस रा। ज्ञा में क्या है? जा प्लस या, है ना। और जो है श्रा में क्या आएगा? अब यहां आएगा कौन सा? तालु। तालव्य शाह नहीं, क्या है ये? तालव्य, ठीक है ना। ये मैंने प्लस क्यों लिखा? और इसके साथ प्लस में क्या आएगा? श्रा, यानी र आएगा। तो हो तो गया भाई मामला क्लियर। पिक्चर क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया आपके पास में कौन से? संयुक्त व्यंजन। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन आप करोगे। देखो सवाल ये नहीं था कि कितना इजी है, हमारे ये प्रैक्टिस चल रहा है। ऐसे नहीं कि कोई मतलब मेन एग्जाम का क्वेश्चन आगे कि इजी था टफ था, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इजी भी होगा, टफ मैं बना लूंगा, टफ होगा इजी में बना लूंगा, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए उसको, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट आओ। भतुआ, भटा, ये मटा नहीं है, इसमें भा उच्चारण आएगा, ये मिसटाइप हो रखा है। भटा और सेमी क्या है? भतुआ, भटा और सेमी वनस्पतियां हैं पक्का, सब्जियां तो नहीं है। सेमी सब्जी है, भट्टा बैंगन, हमारे वहां तो बैंगन को ही भट्टा बोलते हैं भाई, आपके वहां किसको कहते हैं? कुछ और भी होता है भट्टा, होता होगा क्या पता, हमारे वहां पे बोल देते हैं। और जो है ऐसे क्या होता है? भतुआ। तो ये सब क्या है? ये है वनस्पतियां, कोई वस्तु नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये वनस्पतियां हैं, है ना। तो फल सब्जियों के रूप में इसको आप खा सकते हैं, बढ़िया सब्जी पकाकर। नेक्स्ट आओ। आखन है आंसू उनी, घुनन है जे के उनी। को समझ आया? नहीं आया? चलो फिर पढ़ते हैं। आंखन है आंसू उनी, घुनन है जे के उनी। इस स्थानीय लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं, ये क्या बात है? आंसू घुटनों से नहीं आते। ऐसे सवाल क्यों बनाते होंगे? ये उत्तराखंड एग्जामिनर ने बना रखा है। आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। दूसरों का दुख देखकर आंसू आ जाते हैं। क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। पूजा ने राइट आंसर दिया है, बाकी लोग बताओ। सी है पक्का? पक्का, चलिए। तो राइट आंसर इसका सी ही है। ऐसे नहीं कि दूसरों को दुख देखकर आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के दुखों पर हंसते हैं। इस क्लासरूम में नहीं, अब आप आपस में हंस रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि भाई जो दूसरों को दुखी देख के प्रसन्न होते हैं कि अच्छा हुआ मेरा भला नहीं हुआ तो उसका भी नहीं हो, लाइक दैट, है ना। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब आप ऐसे देखते हो जैसे मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं, ऐसे बोल भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। कौन सा शब्द युग्म विलोम शब्द का नहीं है ना। पक्ष का विपक्ष ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, नम्र का जो है धृष्ट ठीक है, लेकिन आसपास तो एक ही शब्द हो गया ना। आसपास मतलब क्या है? जो करीब है, और करीब का उल्टा क्या होता है? दूर। तो भाई आसपास का तो आस का उल्टा दूर होना चाहिए था, समझ रहे? तो आस और पास तो एक ही जैसे हो गया ना, तो विलोम शब्द सही नहीं है, 19 का बी होना चाहिए था। एंड वन फाइनल क्वेश्चन फॉर हिंदी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। एंड आपकी स्थानीय भाषा के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो बताओ जरा। छिटाण का अर्थ है बूंदा बांदी होने की स्थिति, बर्ख का अर्थ है वृष्टि, झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली बरखा या वृष्टि, और छिटाण का मतलब होता है अतिवृष्टि।
आप बताओ कौन सा गलत है, आपने इनमें से गलत बताना है, 3 सही है 1 गलत है, कौन सा गलत है जी? वृष्टि होती है बारिश, रेन, हाँ जी, बी या डी? बी, मतलब डी गलत पूछा है। हाँ, रितिका देसी है ना, तो उनको नहीं पता स्थानीय भाषा के शब्द, है ना, नहीं आया ना बेटा समझ। डी ए कंफर्म, कंफर्म। चलिए, तो पहला ठीक है, छिटान, छिटान मतलब बूंदाबांदी। अरे देखने दो, मैं कौन सा ऑफर कर रहा हूँ। तो छिटान होता है ना, छिड़कना, छिटान, तो मतलब थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी, तो जब थोड़ी बूंदाबांदी वाली बारिश होती है तो छिटान बारिश होती है, समझ लो। दूसरा क्या है, बरखा, बरखा होली बतवानी होली, सुना ये गाना, किसका है ये भी पूछ सकता है कल को, है ना। तो बरखा या बर्ख हमारे वहां कहते हैं बारिश को, ये भी सही है। झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली जो बारिश है, ये भी ठीक है। और छिटान मतलब जब मैंने कह दिया कम है तो भाई अधिक कैसे लूंगा, अतिवृष्टि का मतलब कह रहे हैं बहुत ज्यादा वर्षा, तो अतिवृष्टि इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका गलत है, हमें गलत पिक करना था। तो ये आज के स्टार्टिंग हिंदी के 20 बड़े क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जीएस के आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो इज, मिलिंद पन्हो क्या है? योर ऑप्शंस आर संस्कृत ड्रामा, जैना टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट या एक पर्शियन एपिक है। तो आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी। और जो ये मिलिंद पन्हो ये है क्या, तो ये अपने आप में एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध जो है क्या है ग्रंथ ये माना गया है। और इस बौद्ध ग्रंथ में जो है 2 नाम याद रखना, पहला नाम आता है इसमें मिलिंद का, जो कि एक ग्रीक रूलर है जिसको मिनांडर के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है ये यहाँ पर जिसने लिखा है दैट इज नागसेन। तो नागसेन के ही द्वारा मिलिंद पन्हो लिखा गया है, जिसमें नागसेन यानी बौद्ध भिक्षु और मिलिंद पन्हो के भीतर मिलिंद यानी कि ग्रीक राजा मिनांडर जो था उनके बीच के वाद विवाद को दिखाया गया है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 62 की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN? IUCN का मतलब क्या है, देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल हैबिटाट, यानी कि यहाँ पर IUCN की बात करें। योर ऑप्शंस आर ग्लैंड, ये इंग्लैंड नहीं है जी, ये ग्लैंड है ना, ग्लैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, या फिर नैरोबी में है, रोम में है, या फिर नई दिल्ली में है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, दैट इज ग्लैंड। तो ग्लैंड जो है यहाँ पर क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, दैट इज ऑफ IUCN। IUCN का गठन कब हुआ था, देखो ये गठित हुआ था 5 अक्टूबर वर्ष 1948 को। तो 5 अक्टूबर 1948 को ये बना था, जहां बना था वो जगह थी फ्रांस, लेकिन अगर हेडक्वार्टर हो जाएगा तो ग्लैंड जो है, ग्लैंड में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। आप लोगों से बस इतना एक सवाल मैंने पूछना है कि वो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है रोम यानी कि इटली में है। हाँ, रही बात नैरोबी की, तो नैरोबी में हेडक्वार्टर है किसका, UNEP का, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है, तो UNEP का क्या है हेडक्वार्टर, दैट इज इन नैरोबी केनिया में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, है ना। और 63 में आपको एक साइड दिए गए हैं स्टेट्स के नाम एंड ऑन द अदर साइड इंडस वैली साइट्स, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले है गुजरात, तो आप खुद बताओ कि गुजरात में कौन सी जगह आती है, तो गुजरात में आता है आपका धौलावीरा, यानी कि पहले का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आना चाहिए 2, राइट। दूसरा पूछ रहा है राजस्थान, तो भाई आप खुद सोचो कि राजस्थान जो है वो कहां पर, मतलब राजस्थान में कौन सी साइड आती है। क्या राजस्थान में कालीबंगन नहीं है, तो बिल्कुल है, तो राजस्थान के लिए क्या आ जाएगा, कालीबंगन आ जाएगा। हरियाणा में कौन सी साइड सिचुएटेड है, दैट इज राखीगढ़ी। और उत्तर प्रदेश में कौन सी साइड सिचुएटेड है, दैट इज आलमगीरपुर। यानी इसका राइट आंसर क्या बन रहा है सीक्वेंस में, 2, 3, 1 और 4। लेट्स सी 2, 3, 1 और 4 कहां पर है, 2, 3, 1 और 4। अच्छा, आई थिंक ये ऑप्शंस फिर गलत है। देखो भाई मैं खुद को गलत नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि इसका राइट सीक्वेंस बनना चाहिए 2, 3, 1 और 4, तो शायद यहाँ पर मिसटाइप हो रखा है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 63 जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहां पर किया गया। तो 16 महाजनपदों के बारे में 2 जगहों पर बातें की गई हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें तो ये आता है अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बुद्ध लिटरेचर है, और दूसरा ये आता है किसमें, एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। रही बात निकाय की, तो टोटल हमारे पास में 5 निकाय आते हैं जो कि सुत्त पिटक के हिस्सों में आते हैं। पहला है दीघ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा अंगुत्तर निकाय, चौथा है खुद्दक निकाय, और 5वां इसमें आता है कौन सा, दैट इज संयुक्त निकाय।
तो ये भी आप लोग जो है एक और निकाय के रूप में ध्यान रख सकते हैं, राइट। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिला है, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुए थे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न है भाई? देखो जैन धर्म के 3 रत्नों को याद रखने का बेसिक तरीका याद रखो। इसमें जो है सम्यक दर्शन है ना, इसमें सम्यक ज्ञान है, और इसमें जो है सम्यक चरित्र भी है। तो इसमें क्या है, राइट नॉलेज है, राइट जो है आपके पास में फेथ है, और राइट जो है यहाँ पे कंडक्ट है। तो KFC के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें जो है सम्यक वाणी नहीं आता, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, और 1, 2 और 3 इज द ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें हम लोग बुद्धिस्ट में, तो बुद्धा के जो है कौन से 3 रत्न है, तो उसमें आ जाते हैं डी, बी और एस, यानी धम्मा, बुद्धा एंड संघा। तो ये किसके आते हैं, बुद्धिज्म के 3 रत्न आते हैं। तो इसको भी आप लोग यूं इस तरीके से याद रख पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत पर जो संस्कृत ग्रंथ था संगीत रत्नाकार, इसका लेखक कौन था? मानसिंह, सारंगदेव, या फिर जो है चरणदास जी, या फिर जो है इसमें तानसेन जी का नाम आता है। तो राइट आंसर इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, दैट इज सारंगदेव जो है। अब आपको बस इसमें इतनी सी एक छोटी सी बात जो है ध्यान में रखनी होगी कि ये जो लिटरेचर लिखा गया था, एक्चुअली इसी को ओशन ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत जो है, देखो इसमें क्या है, इसमें हिंदुस्तानी प्लस कर्नाटक संगीत, इन दोनों को जो है लिखा गया है। और इसको हम लोगों ने जैसे संगीत रत्नाकर, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओशन ऑफ द म्यूजिक कह सकते हैं। भाई ये म्यूजिक का क्या है, अपने आप में जो है ओशन है। प्लस अगर बात करें कि सारंगदेव वास्तव में थे कौन और किसके दरबार में निवास किया करते थे, तो यदुवंशी जो लोग थे, यादव वंश के जो लोग थे, तो यादव एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सिंहण। तो यादव राजा जो सिंहण थे, इनके दरबार में ये दरबारी कवि की भूमिका निभाते थे कौन, सारंगदेव, और इन्होंने जो है संगीत रत्नाकर जो है पुस्तक लिखी है। रही बात तानसेन की, तो तानसेन अकबर के दरबार में रहा करता था, और अकबर ने इसको कंठ भरण वाणी विलास की जो उपाधि दी थी। आपके लिए प्रश्न बस ये है 66 का कि तानसेन का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 क्वेश्चन की बात करूं तो प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अबू समद को किस मुगल शासक ने अपना राज संरक्षण दिया था? इंडियन ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। पहली बात, औरंगजेब ने तो चित्रकला को बैन ही कर दिया था, तो भाई ये प्रमोट क्यों करेगा, इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। रही बात यहाँ पर 2 प्रसिद्ध चित्रकारों की, सैयद अली और अबू समद की, तो इसको अकबर के द्वारा जो है संरक्षण दिया गया था। इसके अलावा बात करूं तो अकबर के दरबार में जैसे रहता था दसवंत, यहां रहा करता था बसावन। इसके दरबार में एक और प्रमुख संगीतकार जो हुआ करता था वो व्यक्ति था, दैट इज मनोहर। ये सब अकबर के दरबार में रहने वाले प्रमुख थे। इसी तरीके से जो है धर्मदास था, दौलत था, तो वो किसके दरबारी हो गए, दैट इज अकबर के। रही बात शाहजहां की, तो शाहजहां के समय कौन थे, इस समय जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अनूप चतर। तो अनूप चतर जो थे वो किसके समय में थे, वो थे शाहजहां के समय में। सबसे प्रमुख नाम में कौन आता है, दैट इज इनायत। तो इनायत जो है वो भी इसी के समय था। मकर इसके समय था, विचित्र जो है इसके समय था, और जहांगीर के समय अबुल हसन, मसूर, मनोहर, बिशनदास, वो जो सारे थे वो किसके समय भी रहते थे, तो वो जहांगीर के समय रहते थे। आप लोगों को ये चीज भी ध्यान रखनी है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमें कहता है कि 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है? तो भाई ये जो माइन है ना जी, ये माइन है आपके कहां पर, दैट इज इन जापान। और इस माइन का नाम क्या है, इस माइन का नाम है सैडो। तो सैडो माइन है। अब सैडो पढ़ो, सैडो पढ़ो, तो ये क्या है, सैडो माइन है, जो कि प्रसिद्ध है सोने और चांदी के खादान के रूप में या माइन के रूप में। भाई ये याद रखना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 27 जुलाई 2024 की ये जो सिटिंग की हम बात करें, ये 46वें सेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में है ना, 21 से लेकर 31 के बीच में जुलाई में ये इंडिया में ही क्या हुई है, हेल्ड हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 69। राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है। शिवाजी मंडप, भारत मंडप, अशोक मंडप या गणतंत्र मंडप। तो क्या आप लोगों ने राइट आंसर इसका सोच लिया होगा? आई मीन टू से इसका राइट आंसर आपने सोचा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिपब्लिक मंडल। ये मंडप जो है ये आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाता है। 4 जुलाई 2024 को आयोजित SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? एंड योर ऑप्शंस आर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। पहली बात तो ये समझो
ये चारों के चारों सदस्य देश जो है वो आज भी संघाई में क्या है, शामिल देशों में आते हैं। और इसकी जो बैठक हुई थी उसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर है यानी कि कजाकिस्तान। रही बात की जो एससीओ है ना, ये एससीओ का गठन कब हुआ था, तो भाई आप लोगों को जो है इसके लिए चलना पड़ेगा वर्ष 2001 में, यानी कि इसका गठन कब हुआ, 15 जून 2001 को जो है इसका गठन हुआ था, किसका, एससीओ का। तो 15 जून 2001 को ये बना था। इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछेंगे यानी कि मुख्यालय कहां पर है, तो हमें कंफ्यूजन क्या हो जाती है कई बार कि सर नाम अगर इसका संघाई है तो शायद संघाई में होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर आता है कहां पर, दैट इज इन बीजिंग, तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। प्लस सवाल आता है कि इसमें कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो सदस्य देशों की हम लोग बात करें तो कुल इसमें 10 सदस्य देश आते हैं, जिसमें 4 नाम तो आपको यही मिल गया, कजाकिस्तान पहला, किर्गिस्तान दूसरा, उज्बेकिस्तान तीसरा और जो है ताजिकिस्तान चौथा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पहले तो ये चीजें जो है यहाँ पर याद रखना है ना। अब इसके अलावा क्या है, इसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है ना, ईरान है, बेलारूस है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर 10 जो है क्या होते हैं देश, और इन 10 देशों से ही जो है मिलकर बना है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें। 71st क्वेश्चन पे आइए। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल की जब भी बात करेंगे तो आपको कहाँ चलना होता है, महात्मा गांधी जी के साथ। और महात्मा गांधी जी ने जो है मिल मजदूरों को उनके राइट्स दिलाने का आह्वान किया था और उसमें सफलता भी पाई थी। महात्मा गांधी का भारत में जो पहला हंगर स्ट्राइक था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी 71st का एक बेसिक जो है आंसर यहाँ पर आ जाता है। 72 पे आता है फ्रेंड्स। 72 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू द व्हाट। अब भाई भारत में स्वर्ण क्रांति किस चीज से जुड़ी है, लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में सारी स्वर्ण क्रांतियां आपको करवा रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हनी एंड फ्रूट वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर जो है इसके लिए क्या आती है, ये क्रांति आती है। बाकी एक दो आपने बेसिक सुना है, ग्रीन रिवोल्यूशन है ना, यानी कि उत्पादन के लिए, जो क्रॉप्स है उनके उत्पादन के लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन अगर हमसे पूछेगा तो दूध के लिए, जिसको जो है फ्लड रिवोल्यूशन भी कहते हैं। गुलाबी क्रांति पूछेगा, झींगा मछली को लेकर आएगा, आप लोग इस बात को समझिए। अगर ब्लू पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है मछली उत्पादन के लिए आएगा। येलो पूछेगा तो हमारा जो है सरसों के उत्पादन को लेकर जो आएगा। ब्लैक पूछेगा तो जो हमारे पास में पेट्रोलियम है या जो रिफाइनरी तेल वगैरह है तो उसके लिए ब्लैक रेवोल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है प्रीवियस क्लास में भी सारे रेवोल्यूशंस को पढ़ा है, सारी क्रांतियों को जाना है, राइट। तो आंसर क्या था, बी था। 73rd पे आओ कि व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टेबल ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 71वां। और भारत की झोली में जो टोटल मेडल आए थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे लेकिन टोटल मेडल आए थे हमारे पास में 6। इन 6 मेडल में से एक तो हमारे पास में सिल्वर मेडल आया था, और आप जानते हैं कौन लेकर आए थे, हमारे जेवलिन के जो हीरो हैं, है ना, कौन है जी, समझ गया ना, नीरज चोपड़ा साहब। तो जो है उन्होंने क्या किया था, नीरज चोपड़ा ने इसको लाया था सिल्वर। और बाकी के जो है हमारे पास में क्या आए थे, 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल्स आए थे, राइट। ये भी आप लोग को जो है समटाइम्स याद करने को मिल जाता है। इन 5 ब्रॉन्ज में जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे पास में जो है मनु भाकर जी के द्वारा भी ब्रॉन्ज लाए थे, और नीरज जी जो है वो लाए थे रजत पदक, है ना। तो 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 74th। कह रहा है कि विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट की अगर हम लोग उससे बात पूछ रहा है तो हम सीधे चले जाएंगे वर्ष 2023 में। तो 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यानी FAO के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था एज मिलेट ईयर। यहाँ पर एक और टॉपिक छिड़ा है FAO का, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कब इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका गठन हुआ था 16 अक्टूबर वर्ष 1945 को। तो 16 अक्टूबर 1945 को ये बना। और इसका HQ या हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर है कहां पर, दैट इज इन रोम। रोम कहां पर है जगह, दैट इज इन इटली। तो रोम इटली में क्या है, FAO का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार समूह की मूल निवासी नहीं है ना। यहाँ पर जो है रेंगमा है, ठीक है, हलाचू है, ओंगे है, साथ में जो है शॉम्पेन है। तो भाई हलाचू, ओंगे, शैम्पेन, है ना, या फिर जो है ग्रेट निकोबारीज या फिर जारवा, ये सब कहां पर है, ये सब है आपके अंडमान निकोबार में। और रही बात यहाँ पर जो है रैंगमा की, तो रैंगमा जो है मुख्य रूप से 2 जगहों पर भारत में मिल जाएगी आपको। एक तो आपको मिल जाएगी नागालैंड में और दूसरी मिल जाएगी असम में। तो नागालैंड और असम की अगर पूछता हमसे तो हम आंसर लिख लेते रैंगमा। बाकी की जितनी भी हैं वो कहां से है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
ए आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में? योर ऑप्शंस आर मिजोरम, केरला, तेलंगाना या फिर जो है मेघालय। तो क्या इसका राइट आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स? एनी गेस? एनीवन? नो? चलिए तो राइट आंसर क्या है इसका? दैट इज तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर क्या लिख लेंगे इसका? सी लिख लेंगे। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 पे आओ भाई, चला अच्छा सवाल बन गया है। यहाँ पे देखो क्या पूछता है हमसे, पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो। इनमें से पूछा है लोएस्ट सेक्स रेशियो, जो हमारे पास में ये लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो जी पुडुचेरी तो मत लिखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सर्वाधिक था, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा था, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आता है चंडीगढ़। सबसे कम जो सेक्स रेशियो था अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस, तो वो था चंडीगढ़ में, मात्र कितना? 818 के आसपास। और पुडुचेरी में जो है क्रॉस किया था 1037, 1037 के आसपास में क्या था यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश में सेक्स रेशियो था। सेक्स रेशियो से आप समझते हैं ना, यानी पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है। जैसे आप लोगों को मैं ज्यादा दूर ना लेकर चलूं, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो सेक्स रेशियो था वो था लगभग कितना? 943 के आसपास। और अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का कितना था? लगभग 963, 963 जो है उत्तराखंड का सेक्स रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो की बात करें भारत में सर्वाधिक, तो भारत में राज्यों के हिसाब से अगर सर्वाधिक चलूंगा मैं तो वो कहां पर आएगी? दैट इज इन केरल। और सबसे कम की बात करूंगा तो वो कहां पर आएगी? दैट इज इन हरियाणा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर केरल का सेक्स रेशियो पूछा कि लगभग कितना था, तो 1084 था। और अगर हमसे हरियाणा का पूछ लिया तो 879 जो था वो हरियाणा का क्या था? वहां पर सेक्स रेशियो था। सो राइट आंसर इस हिसाब से क्या बना? ऑप्शन नंबर ए बना। 78 क्वेश्चन पे आएंगे फ्रेंड्स। फिर अगेन जो है जनगणना से एक सवाल है भाई। जनगणना से हर बार सवाल बन जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व है ना, ये जरा हाईलाइट कर लो, के संदर्भ में अवरोही क्रम जो है सही है। अवरोही क्रम का मतलब क्या समझ रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन इतने बेसिक हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं पड़े, क्योंकि मैं भी और आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर था? बिहार पे था, है ना। बिहार में भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था, लगभग कितना था? लगभग 1106 था। तो 1106 लोग लगभग जो है यहाँ पर थे बिहार में। फिर दूसरा स्थान इसमें किसका आ जाता है? WB वेस्ट बंगाल, लगभग कितना? 1028, लगभग कितना? 1028। और उसके बाद आता है केरला का स्थान। केरल में जो है 800 तक आ जाएंगे, तो लगभग कितना आएगा इसमें? 860 के आसपास, है ना। तो केरल में कितने आ जाएंगे? 860। तो इस तरीके से। अच्छा दूसरी बात, अगर हमसे ओवरऑल पूछेगा कि भारत का जो है कुल जो है जनघनत्व कितना था, तो लगभग 382 चलना है। और अगर उत्तराखंड का पूछेगा तो कितना है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूं, ये आप लोगों ने मुझे बताना। ऑप्शन दे देता हूं, 179 या 189 या 199 या 209। तो अब आपने मुझे बताना है कि जो है उत्तराखंड का सेक्स रेशियो जो है उस समय कितना हुआ करता था, राइट। एंड आई होप सो आप लोग इसको सवाल को जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स। देखो जी हमने क्रॉप पैटर्न पढ़े हैं। क्रॉप पैटर्न में 3 फसलें आती हैं। सबसे पहले आती है राबी की क्रॉप, दूसरा आता है खरीफ की क्रॉप, और तीसरा आते हैं जायद की फसल है, जिसको जायद क्रॉप कहते हैं। ग्रेट है, ओके डन। राबी की फसल जो है कब बोते हैं? सर सर्दियों के टाइम में बोते हैं, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं। और काटने का सही समय क्या है? फिर अप्रैल मई जून, उस बीच में हम लोग इसको जो है फसल को काट देते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राबी की फसल की बात कर रहा हूँ। राबी की फसल में क्या आता है? जैसे गेहूं, है ना, यहाँ कहीं गेहूं है, हमसे क्या पूछा है? खरीफ। तो राबी में क्या आएगा? गेहूं। तो यानी कि गेहूं नहीं है किसमें? दैट इज राबी। इसके अलावा जो है बार्ली यानी जौ, ठीक है, या फिर जो है मटर, या फिर जो है चना, या फिर जो है मस्टर्ड। तो देखो चना भी क्या आ गया? राबी में। मटर भी क्या आ गया? राबी में। तो बचा क्या हमारे पास में? कपास। तो कपास क्या आ जाएगा? सॉरी, कपास क्या आ जाएगा? आपकी खरीफ की फसल में आ जाएगा। और खरीफ की फसल का मतलब जो कब बोई जाएंगी? सर जून जुलाई में बोई जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में जो काटी जाएंगी। जैसे चावल है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है ना, या मूंग की दाल है, तूर की दाल है, तो ये सब जो है कब बोई जाती है? दैट इज इन खरीफ सीजन। और जायद का मतलब क्या है? जो दोनों के बीच में मतलब बोई जाती है ना, गर्मियों के महीने में होता है, जो हमारे सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, या जो हमारे पास में फॉडर होता है, चारा जो होता है, वो इसी समय बोया जाता है। और इसका सही समय लगभग मार्च से जुलाई के ही आसपास में रहता है। मार्च जून जुलाई इसके आसपास में क्या आती है? आपकी जायद की फसल जो है आती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉटन, जो कि खरीफ में जो है बेहतरीन उदाहरण के रूप में लिखा जा सकेगा। कह रहा है कि कौन सा जो है इनमें से सही युग्म नहीं है।
एक तरफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑन द अदर साइड इनका लोकेशन। पहली ऑयल रिफाइनरी है कोयली, तो कोयली गुजरात में है, सही जा रहा है। दूसरा है बीना, बीना आसाम में लिख रहा है, नहीं ये गलत जा रहा है। तीसरा जो है ऑब्वियस सी बात है बरौनी बिहार में हो जाएगा, और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। लेकिन जो बीना की बात कर रहा है ये कहां पर है एक्चुअली, वास्तव में कहां पर सिचुएटेड है, तो ये असम ना होकर क्या लिखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश लिखेंगे, एमपी लिखेंगे, तो यहाँ पर एमपी आ जाना चाहिए था, तो गलत हमें पिक करना था, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए 81st क्वेश्चन पे आओ। सर क्रीक डिस्प्यूट बहुत एक अच्छा टॉपिक है। आप क्या करेंगे, देखो इधर ये गुजरात वाली लाइन और इधर इसके बाद जो है पाकिस्तान वाली लाइन, तो इसके बीच में एक नैरो वाटर वे है, एक नैरो जो है क्या है स्ट्रिप है, एक जो है जल की छोटी सी क्या है एक जो है स्ट्रिप है। लगभग कितनी जो है लंबा है इस स्ट्रिप की, तो लगभग ये 96 किलोमीटर की जो है लंबी एक क्या है वाटर स्ट्रिप है। इसी वाटर स्ट्रिप को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, जिसको सर क्रीक डिस्प्यूट कहते हैं। और वास्तव में इसका पहले नाम जो है सर क्रीक ना होकर बाण गंगा हुआ करता था, तो बाण गंगा के नाम से। और यहाँ इंडिया में बात करें तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, जो हमारा गुजरात वाला एरिया है, गुजरात में कौन सा एरिया, कच्छ वाला, और पाकिस्तान का कौन सा एरिया है यहाँ पर, सिंध वाला एरिया। तो कच्छ और सिंध के बीच में जो है एक डिस्प्यूट का टॉपिक है। 96 किलोमीटर की क्या है एक नैरो स्ट्रिप है, वाटर स्ट्रिप, जिसको लेकर जो है डिस्प्यूट यहाँ पर बना हुआ है ना, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अब आपको याद हो ना हो, एक चीज बता दो, यहाँ एक चीज बदलना है आप लोगों ने। देखो अभी तक हमारे पास जितनी भी बुक्स है, इवन अगर आपके पास में पुरानी अपडेटेड बुक है, तो सब में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि 7516.6 किलोमीटर ये भारत की तट रेखा है, ये हमने हर जगह यही पढ़ा है। लेकिन अब ये आंकड़ा बदल चुका है, अब ये आंकड़ा हो चुका है रिवाइज, और जो नया रिवाइज्ड डेटा मैं आपको दे रहा हूं, जो नया आंकड़ा मैं दे रहा हूं, उसके मुताबिक अब जो है सारी की सारी लेंथ जो है वो बदल जाएंगी। और नए आंकड़े के अनुसार भारत की तटरेखा कुल कितनी है, तो यह है 11,098.81 11,098.81 किलोमीटर। ये नया रिवाइज में तट रेखा बता रहा हूं। पहले भी तट रेखा सबसे ज्यादा गुजरात की ही थी, और आज भी सबसे ज्यादा तट रेखा जो है गुजरात की है। बस रिवाइज में हो गया कि अब ये जो है 2340, अब जो है ये कितनी पहुंच गई है गुजरात की तटरेखा, लगभग 2340.62 पहुंच गई है, इतना किलोमीटर पहुंच गया। इसी के साथ जो है सबसे टॉप में क्या आ जाएगा, हमारा गुजरात आ जाएगा। ये नया रिवाइज्ड डाटा है ना। जब मैं इसकी डिटेल क्लास कभी करवाऊंगा रिवाइज्ड डाटा को लेकर, तो वहां पर मैं सारे को बता दूंगा कि बाकियों की क्या 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 जो है दूरियां हैं, है ना। तो हमारे पास लिमिटेड समय मिलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप सी लिखेंगे, गुजरात की सबसे ज्यादा तट रेखा। और ये ध्यान रखना कि पहले हमारी तटरेखा इतनी हुआ करती थी, अब बढ़कर इतना हो गया 11,098.81 किलोमीटर में हो चुका है। तो 82 का राइट आंसर मिल चुका है। यमुना नदी में बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है भाई, बाएं किनारे से कौन मिलती है यमुना में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंडन रिवर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, हिंडन रिवर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लिखेंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केन और बेतवा दोनों नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, और जो है ज्वाइन होती है उत्तर प्रदेश में पहुंचकर किससे, यमुना से। और इसी पर जो है माता टीला बांध भी है, किस पर, इस बेतवा नदी के ऊपर माता टीला डैम जो है वो भी बसा हुआ है। बस आप लोगों को ये ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर कर दिया है। सो राइट आंसर आई होप सो आप लोगों ने जाना है, समझ लिया है, दैट इज मालदीव्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास में, अच्छा यूपीआई के बारे में तो सभी ने सुना है ना, यूपीआई के बारे में सभी ने सुना है। बस आपसे देखो, आप फुल फॉर्म नहीं पूछूंगा क्योंकि लिखा हुआ यूनिफाइड जो है पेमेंट इंटरफेस लिखा हुआ, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आप लोगों को नोन है। अगर मैं पूछूंगी यूपीआई की शुरुआत हुई कब थी भारत में, तो कब हुई थी गाइस, 2016 में हुई थी। और यूपीआई को शुरू करने वाली बॉडी कौन थी, तो वो थी एनपीसीआई, है ना। एनपीसीआई के द्वारा जो है इसको, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। सवाल मैं यूं पूछ रहा हूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार किसी विदेश के साथ में हम लोगों ने कोई समझौता ज्ञापन किया, नहीं, इससे पहले कई सारे देशों के साथ हम कर चुके हैं। इवन मैं ये कहूंगा कि पहला देश, फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हम लोगों ने जो है ये ज्ञापन साइन किया था, वो था हमारा पड़ोसी देश, दैट वाज नेपाल। अब नेपाल के अलावा बहुत सारे हैं, जैसे फ्रांस है, भूटान है ना, या सिंगापुर है, या फिर हम लोग बात करें किसकी, मालदीव्स की, तो खैर अभी हम लोगों ने बात कर ली है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात जो है उसके साथ, और हाँ साथ में मॉरिशस। तो मॉरिशस के साथ में भी हमारा क्या है, ऑलरेडी यूपीआई को लेकर क्या हो चुका है, समझौता ज्ञापन हो चुका है। तो राइट आंसर क्या मिलेगा 84 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मालदीव्स।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना। अब ये नहीं पूछूंगा कब मनाया जाता है, अभी अभी इससे पहले मैंने FAO का गठन बताया। FAO का गठन हुआ था 16 अक्टूबर को, इसीलिए हर साल 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और 2024 के लिए जो इसकी थीम थी, अब 25 की तो अभी नहीं बोलूंगा ना, अभी अक्टूबर तो आया नहीं, तो जो इसकी थीम थी वो क्या थी, दैट इज प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। और मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको सेलिब्रेट कौन करता है, FAO। और इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि FAO का गठन कब हुआ, FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है। सो ये लाइन आप लोगों को जो है जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, 86 क्वेश्चन। ठीक है, 86 आपका किस चीज से रिलेटेड है सर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, होल्ड ऑन, रोम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वॉलेटाइल मेमोरी। देखो जैसे अभी मैं काम कर रहा हूं, ठीक है जी, इसमें भी मेमोरी है भाई, ऑब्वियस सी बात है, पैनल पे भी मेमोरी होगा। सडन लाइट चली गई, जब लाइट गई तो क्या इस पर जो मेरा डेटा था वो खत्म हो जाएगा या वो डेटा स्टोर रहेगा। तो वॉलेटाइल मेमोरीज उन मेमोरीज को कहते हैं जो बिजली जाने पर अपना डेटा खो देती हैं, वो क्या है, वॉलेटाइल है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो बिजली जाने पर अपना डेटा नहीं खोती हैं, तो ये वॉलेटाइल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ओनली वन, यानी कि रैम क्या है, वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर बिजली चली जाएगी तो ये अपना डेटा खो देगी। रोम में जो डेटा होगा वो वहीं पर रहेगा, रैम में नहीं, है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये आपके पास दो आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 86। 87 का राइट आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास में, क्वेश्चन पूछो, एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन उदाहरण क्या है, तो ये क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी लिख लेंगे 87 का। 88 पे आएंगे, चलिए। कहता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आप किसका जो है प्रयोग करते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, दैट इज माउस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जी, फटाफट आगे बढ़ेंगे। 89th पे आ जाओ। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेस इनटू अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट। तो भाई अगर आपको कंबाइन करना है तो आप मर्ज कर लीजिए ना मेल को। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, 89th का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेल मर्ज, है ना। ठीक है, चलिए। द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इज, सबसे ज्यादा भाई पॉपुलर क्या है, तो वो है हमारे पास में दैट इज प्रिंटर, नो प्लॉटर, ठीक है, स्पीकर, मॉनिटर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा रीजनिंग वाले पार्ट पे क्या क्या पूछता है, जरा आराम से पढ़ना, गौर से पढ़ना। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि कैलाश, गोविंद और हरिहर बुद्धिमान है, ठीक है, कैलाश, राजेश, जितेंद्र कठिन परिश्रमी है, राजेश, हरिंदर और जितेंद्र ईमानदार हैं, कैलाश, गोविंद और जितेंद्र महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस हैं, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन न तो ईमानदार है और ना ही कठिन परिश्रमी। पहले एक चीज देखो, ईमानदार में कौन कौन है, ईमानदार में कौन कौन है, इन ऑप्शन में देखो। ईमानदार में हरिंदर है, हट जाएगा, ठीक है। ईमानदार में जो है राजेश और कैलाश में है कोई, राजेश है तो ये भी हट जाएगा, मतलब ये दो तो हो नहीं सकते, है ना। अब हरिंदर देखो, कहीं हरिंदर कठिन परिश्रमियों में तो नहीं है, तो अगर हरिंदर जो है, हरिंदर था, हरिंदर है ना, कठिन परिश्रमी है, नहीं है। यहां आओ, महत्वाकांक्षी है ना, किंतु महत्वाकांक्षी है, हरिंदर जो है महत्वाकांक्षी है, नहीं है। यहाँ कहाँ है हरिंदर, कहीं है ही नहीं, तो बचा क्या हमारे पास में, गोविंद बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। आई रियली होप माय फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही लिखा होगा, राइट। चलो यहां आ जाओ जरा। कह रहा है कि यदि शब्द लेडर को इस कोड में लिखा जाता है तो शब्द लाइट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो इसको पढ़ने का एक छोटा सा तरीका आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी नंबर्स को देखना है ना, जैसे लेडर लिखा हुआ है, इत्यादि लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग जो है इनके नंबर्स को जो है चेक कर लीजिए कि 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 10 पे, 15 पे, है ना। और फिर उसमें जो है क्या आएगा, उसमें +8 का जो है यहाँ पर फॉर्मूला आई थिंक वर्क करेगा ना, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि +8 का फॉर्मूला इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। L+8 जितना भी आएगा आई थिंक 20 होगा, E+8 जो भी आएगा नंबर में, जैसे हमने लिखा ना A B C D E, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे है, तो 5 में आप 8 जोड़ दो तो 8 5 13, तो सब में +8 होगा। ऐसे ही जो है हमारे पास में L था, तो आप काउंट करते रहेंगे। अब ऐसा अगर मैं एक एक डिजिट काउंट करने लगा तो बहुत लंबा सेशन खींच जाएगा। तो जब आप L पे जाओगे ना, देखो A B C D E F G H I J 10 हो गए,
के एल कितने हो गए 11 12 12 और 8 कितने हो गए 20 दो मैंने बता दिए, बाकी के आपको खुद ही लिखने। और सेम लॉजिक आपने फॉलो करना है लाइट में। एल था ना, कौन से नंबर पे था 12, 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। ऐसे हमारे पास में आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कितने पे आ रहा है 9वें नंबर पे, तो 9 में आप 8 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 8 2 16 1 17, यानी कि मुझे 2 मिल गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको भी सॉल्व अच्छे से कर लोगे। स्टिल कंफ्यूजन होगा बता देना, डिटेल वाली क्लास पे हम लोग जा सकेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। यहाँ एक सीक्वेंस है, देखो श्रृंखला है यहाँ पर कौन सी 4 6 9 13.5 में, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का सही चयन करें, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 20.25 आएगा। अब कैसे आएगा इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है। स्टिल अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे जो है कमेंट में जरूर बताओ कि सर इस वाले क्वेश्चन पे डाउट है, मैं प्रयास करूंगा कि उसका आपको अलग से जो है वीडियो रिकॉर्ड देने का, जिसमें हमारा जो है हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें ऐसा फॉर्मूला आई थिंक लग रहा है ना, 4 दूनी 6 है ना, 4 + 2 6 + 4 6 4 9 + 5 9 5 13 है ना, तो कुछ ऐसा जो है यहाँ पर लॉजिक काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। 93rd वाला 94th पे आ जाओ, देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन हो गया कि 4 गांव है ABCD एक सरल रेखा में आपने इसको लगाना है, ठीक है। इसको पढ़ लो 94 को अच्छे से, और 94 का जो राइट आंसर निकलेगा ट्राई जरूर कीजिएगा, उसका निकलेगा 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी 94 का निकल जाएगा। 95th में क्या आएगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है, सारे डिजिट्स को जोड़ना है ना। एम किस नंबर पे आता है, ए किस नंबर पे आता है, जो जब आप ऐसे सारे डिजिट्स जोड़ोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्टैट्स। मैं फिर कह दे रहा हूँ कैसे जोड़ना आपने, जैसे आपने ABCDEFGHI Z तक लिखा, उसके नीचे नंबरिंग की A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, लाइक दिस। और जैसे जो नंबर आया, जैसे M जिस पे भी होगा पहले वो नंबर लिखा, प्लस कर दिया A, यानी 1 ऐड कर दिया, प्लस T वो ऐड कर दिया। तो जब आप ऐसा करोगे तो मैथ्स आएगा 51 पे, स्टैट्स आएगा 59 पे, हिंदी आएगा 44 पे, और सिविल आएगा किस पे 54 पे। सो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर विद 59, जब डिजिट आप काउंट करोगे तो इतना निकलेगा किसका, स्टैट्स का, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 96 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, राम सेड सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द राम। ये तो सिंपल सी बात है, राम अपनी बहन की और जो है वहां पर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये थोड़ा मिस टाइप है गाइस, यहाँ पर ये 50 नहीं है, ये जो है 25 है, और इसका आंसर भी 25 ही निकलेगा, अभी बता रहा हूँ हाउ। इसमें कुछ नहीं करना, लॉजिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले जैसे ये वाला है, तो आपने क्या किया 16 माइनस क्या कर दिया, इसमें से 6 कर दिया, 16 में से आप क्या कर दीजिए 6 को घटा दीजिए, कितना आएगा 16 में से 6 के 10, और 10 का आपने कर दिया स्क्वायर, तो 10 का कितना करोगे 10 गुना 10 यानी कि 100 आ जाएगा, है ना। ये पहला वाला यहाँ पर आएगा। ऐसे इधर इसको करो 5 माइनस 2 कितने में 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दो कितने हो गए 109। तो यहाँ पर तो ये लॉजिक काम आएगा। सेम यहाँ करो आप लोग, 22 में से जो आप लोग 16 को माइनस कर दीजिए, तो जब आप 22 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना निकल आएगा, है ना, नहीं 16 था 15 था, हाँ 22 में से जो आप लोग को क्या करना है 16 को माइनस करना है। अब जब आप 22 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, काउंट करके देखना 16 कितना आ रहा है 6 या 7 कुछ ऐसा आ रहा है, तो भाई उस लॉजिक पे ये काम करेंगे। ऐसे आप 21 में से 19 घटा दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। यहाँ भी सेम करना है कि 17 में से आपने 13 घटाना है, ठीक है। तो 13 14 15 16 17 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर किया आप लोग, 4 गुना 4 4 चुके 16 किया आप लोगों ने वहां पर। ऐसे 51 में से 48 कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, 48 49 50 51, तो 3 आ गया इसमें, है ना, और 3 थी 9 कर देना, और 16 + 9 जब आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 25 इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो ये लॉजिक इसमें इस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में पूछ रहा है कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए, है बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए, सही तो बात है, पॉलिश खाओगे नहीं ना, तो पहला कथन सही है। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से बोथ आ जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ए और आर जो है बोथ आर करेक्ट। लीप को लिखा हुआ है क्या, है ना, लीप को अगर ये लिखा है तो पील को इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे देखो लीप में है ना ये था ना, तो पी में क्या है सबसे पहले 6 आएगा, है ना, फिर क्या है यहाँ पर ई है, ई के लिए क्या है 3 है, यही है ना, फिर ए के लिए क्या है 2 है, और जो है पी के लिए क्या है यहाँ पर 8 है। तो 6328 6328 6328 राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 99 का।
और बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न पर, 100th क्वेश्चन पर, कि जिस तरीके से जिस तरीके से विद्युत का संबंध तार से है, तो उसी तरीके से क्या एरोप्लेन का संबंध आकाश से होगा, है ना। साधन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हीट गर्मी होगी, एयर फैन होगा, या वाटर का जो है संबंध पाइप से होगा। तो भाई मेरी जो गणित कह पा रही है यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर डी को जो है सजेस्ट कर रही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे आज के सेट नंबर 32 के आंसर्स थे, हिंदी प्लस जीएस के आंसर्स, है ना। थोड़ा समय की पाबंदी रहती है, इसलिए मैं रीजनिंग बहुत डिटेल नहीं जाता हूँ, और कुछ प्रश्नों पर जो नेसेसरी नहीं लगते हैं उनको हम लोग फटाफट में जो है आगे बढ़ जाते हैं। सो ये था आज का सेशन। आई रियली होप गाइस कि आप लोगों को सेशन पसंद आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सेशन पसंद आता है, तो आप लोगों को करना बस इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।